नमस्कार दोस्तों, मैं भगवान राम सारण एक बार पुनः आप सभी का एग्जाम एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे विशेषण और विशेषण में विशेषण के प्रकार, जो 4 प्रकार थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी जो अन्य जो उपभेद थे, कुछ विद्वान मानते हैं, वो भी हमने पढ़ा। आज हम विशेषण की अवस्था पढ़ेंगे और विशेषण शब्द किससे बन सकते हैं ये बात भी हम देखेंगे। तो विशेषण की अवस्था देखते हैं। आज सबसे पहले हम आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा, विशेषण की अवस्था। विशेषण की जो अवस्था है वो 3 मानी जाती है। 3 अवस्था मानी जाती है। कौन कौन सी? एक है मूला अवस्था, दूसरी है उत्तरावस्था और तीसरी है उत्तमावस्था। ये है 3 विशेषण की अवस्था: मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। एग्जाम में इनसे भी संबंधित बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं कि विशेषण की अवस्था कितनी है और कौन सी मूलावस्था है, कौन से उदाहरणों में उत्तरावस्था आएगी और कौन से उदाहरणों में उत्तमावस्था आएगी। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मूलावस्था के बारे में। पहली है मूलावस्था। मूलावस्था किसे कहते हैं? जिस अवस्था में विशेषण मूल रूप में प्रयुक्त होता है उसे मूलावस्था कहते हैं। यानी जिस अवस्था में जिस अवस्था में विशेषण मूल रूप में मूल रूप में प्रयुक्त होता है उसे मूलावस्था कहते हैं। यानी विशेषण मूल रूप में प्रयुक्त होगा। मूल रूप में प्रयुक्त होने का अर्थ है कि वाक्य में तुलना नहीं की जाएगी। यानी नीचे हम ये बात भी लिखने योग्य है, इस अवस्था में इस अवस्था में तुलना नहीं की जाती है। यानी इस अवस्था में तुलना नहीं की जाती है, विशेषण मूल रूप में प्रयुक्त होगा। अगर वाक्य में कोई तुलना नहीं होगी तो हम कह सकते हैं कि विशेषण है वो मूल रूप में प्रयुक्त होगा। अगर वाक्य में दो वस्तुओं के बीच में या बहुत सारी वस्तुओं के बीच में तुलना हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि विशेषण मूल रूप में प्रयुक्त नहीं हुआ है। जैसे मैं कहूं कि राम एक अच्छा बालक है,
यहाँ अच्छा विशेषण प्रयुक्त हुआ है, अच्छा विशेषण है, लेकिन इस वाक्य में कोई तुलना नहीं है, विशेषण मूल रूप में प्रयुक्त हुआ है। जैसे कविता पट्टू बालिका है, तो यहाँ पट्टू का अर्थ होता है चालाक है। तो यहाँ पर भी कविता के साथ किसी प्रकार की कोई तुलना नहीं की गई है, विशेषण मूल रूप में प्रयुक्त हुआ है। जैसे सीता मधुर गाना गाती है, तो यहाँ मधुर जो शब्द है विशेषण है, लेकिन मूल रूप में प्रयुक्त है, वाक्य में कोई तुलना नहीं है। अगर वाक्य में किसी प्रकार की तुलना नहीं है तो वहां विशेषण की मूलावस्था मानी जाती है। और भी आप उदाहरण लिख सकते हो। राधा सुंदर लेख लिखती है, तो यह सुंदर विशेषण है, लेकिन मूल रूप में प्रयुक्त हुआ है, वाक्य में तुलना नहीं की गई है, तो यहाँ मूलावस्था है। जैसे राधा ईमानदार बालिका है। जैसे कविता ईमानदार अध्यापिका है। तो यहाँ ईमानदार जो शब्द आया है वो मूल रूप में है, वाक्य में कोई तुलना नहीं है, तो विशेषण की मूलावस्था मानी जाती है। यह है विशेषण की पहली अवस्था। इसके बाद विशेषण की जो दूसरी अवस्था है वो है उत्तरावस्था। इसकी अगर परिभाषा देखें, जब वाक्य में जब वाक्य में दो वस्तुओं दो प्राणियों या दो स्थानों में तुलना करके तुलना करके एक को एक को गुण व दोष के आधार पर श्रेष्ठ सिद्ध किया जाता है, तो वहाँ विशेषण की उत्तरावस्था
मानी जाती है। यानी जब वाक्य में दो वस्तुओं में, दो प्राणियों में, दो स्थानों में तुलना करके एक को गुण या दोष के आधार पर श्रेष्ठ सिद्ध किया जाता है, तो वहां विशेषण की उत्तरावस्था मानी जाती है। पहचान के लिए पहचान के लिए विशेषण से पूर्व, विशेषण से पूर्व छह शब्द तथा विशेषण के बाद तर प्रत्यय मिलेगा। ये इसकी एक पहचान है कि अगर किसी वाक्य में उत्तरावस्था है विशेषण की, तो विशेषण से पूर्व या तो आपको से मिलेगा या फिर विशेषण के बाद आपको तर प्रत्यय मिलेगा। ये दो दो बातों में से एक बात आपको मिलेगी। और आपको ये देखना है कि वाक्य में दो वस्तुओं में तुलना हो रही है, या दो प्राणियों में तुलना हो रही है, या दो स्थानों में तुलना हो रही है। पहचान एक मोटे तौर पर वाक्य में आ सकती है, लेकिन आए या नहीं आए ये जरूरी नहीं है। लेकिन आपको देखना यह है कि वाक्य में तुलना दो में होनी चाहिए। जैसे राम श्याम से अच्छा है। सीता पटुतर बालिका है। श्याम श्रेष्ठतर खिलाड़ी है। सीता गीता से मधुर गाना गाती है। श्याम मोहन से ईमानदार है। राकेश तेजपाल से राकेश तेजपाल से बलिष्ठतर है। अब यहां ये उदाहरण हमने देखे हैं। पहला जो उदाहरण है राम श्याम से, यहां जो विशेषण है, विशेषण से पहले हमें क्या मिल गया? से मिल गया। और वाक्य में दो की तुलना नहीं, राम श्याम से अच्छा है, इसका मतलब दो की तुलना करके एक को श्रेष्ठ सिद्ध किया गया। दूसरा, सीता पटुतर बालिका है। पट्टू विशेषण है, पट्टू का अर्थ होता है चालाक है। अब तर जो प्रत्यय होता है ना, तर प्रत्यय हमेशा दो की तुलना में लगता है। तर प्रत्यय हमेशा दो की तुलना में लगता है। ये इसकी एक खासियत है तर प्रत्यय की, कि तर प्रत्यय हमेशा दो की तुलना में लगता है।
यानी इसका अर्थ है सीता पटुत्र बालिका है, तो इसका अर्थ है कि सीता की तुलना किसी दूसरी बालिका से की गई है। श्याम श्रेष्ठ तर खिलाड़ी है, यहां पर तर प्रत्यय लगा दिया, यहां पर भी तर प्रत्यय है तो उत्तरावस्था होगी। तर प्रत्यय का मतलब है कि दो में तुलना की गई है और एक को श्रेष्ठ सिद्ध किया गया है। जैसे श्याम श्रेष्ठ तर खिलाड़ी है, सीता गीता से मधुर गाना गाती है, तो मधुर विशेषण है, इससे पहले क्या आ गया, से आ गया। मोहन, श्याम मोहन से ईमानदार है, ईमानदार विशेषण है, इसे पूर्व क्या आ गया, से आ गया। राकेश तेजपाल से बलिष्ठतर है, तो यहां तर प्रत्यय है लगा हुआ, तो यानी उत्तरावस्था दो की तुलना में आती है। या तो आपको क्या मिलेगा, पहचान के रूप में से मिलेगा विशेषण से पूर्व, या आपको ये तर प्रत्यय मिलेगा, ये तर प्रत्यय मिलेगा आपको। फिर आप ये देखो कि इसमें सिर्फ दो ही इंसानों की बात की गई है, तर प्रत्यय है। अब यहां पर श्याम श्रेष्ठ खिलाड़ी है, सीता पटुत्र बालिका है, दूसरे व्यक्ति का नाम नहीं है, तो तर प्रत्यय का मतलब ये है कि दो की तुलना है। जैसे तम प्रत्यय का मतलब है कि बहुत सारे लोगों में तुलना की गई है, और तर प्रत्यय का मतलब होता है कि दो की तुलना करके एक को श्रेष्ठ सिद्ध किया गया है। अब कई बार ही क्या है कि इस प्रकार से भी वाक्य आ जाते हैं। अब ये जो तीन उदाहरण आपके सामने है, कि पहला उदाहरण है कि सीता की तुलना में कमला सुंदर बालिका है, तो यहां पर तुलना कितने में की गई है, दो में की गई है। अब पहचान तो हमारी नहीं आई इसमें, न तो से आया और न तर आया, फिर भी वाक्य में तुलना कितने में, दो में तुलना की गई है, एक को श्रेष्ठ सिद्ध किया गया है। दूसरा वाक्य है कि सीता की बजाय कविता अच्छी बालिका है, इसमें भी दो की तुलना की गई है, लेकिन से और तर नहीं आया है, तुलना तो दो में है, तो उत्तरावस्था मानी जाएगी। तीसरा वाक्य है सीता व कमला में सीता अच्छी बालिका है, तो तुलना भी इसमें भी दो में की गई है, से और तर इसमें भी नहीं आया है, फिर भी उत्तरावस्था है। कहने का अर्थ है कि वाक्य में तुलना दो वस्तुओं में, दो प्राणियों में, दो स्थानों में होनी चाहिए, और एक को गुण व दोष के आधार पर श्रेष्ठ सिद्ध करना आपको। जैसे दीपक वरिष्ठतर लिपिक है, तो यहां क्या आ गया, तर प्रत्यय आ गया। तो तर प्रत्यय का मतलब है कि दीपक की कोई दूसरे में तुलना की गई है, और उसमें क्या है कि दीपक को वरिष्ठतर माना गया है, तो यहां पर तर प्रत्यय आ गया, तो तर प्रत्यय का मतलब उत्तरावस्था है। यह है विशेषण की दूसरी अवस्था। इसके बाद विशेषण की तीसरी अवस्था है उत्तम अवस्था। अब उत्तम अवस्था किसे कहते हैं, जब
जब वाक्य में जब वाक्य में सभी की तुलना करके जब वाक्य में सभी की तुलना करके एक को गुण व दोष के आधार पर श्रेष्ठ सिद्ध किया जाता है। श्रेष्ठ सिद्ध किया जाता है तो वहाँ विशेषण की उत्तम अवस्था मानी जाती है। जब वाक्य में सभी में तुलना करके, दो में नहीं सब में तुलना करके एक को गुण और दोष के आधार पर श्रेष्ठ सिद्ध किया जाता है तो वहां उत्तम अवस्था मानी जाती है। पहचान के लिए विशेषण से पूर्व सबसे शब्द तथा विशेषण के बाद इष्टतम तरीन प्रत्यय मिलेंगे। ये इसकी एक पहचान है कि विशेषण से पूर्व तो आपको मिलेगा सबसे शब्द और विशेषण के बाद आपको ये तीन प्रत्यय मिलेंगे। इन तीन प्रत्ययों का अर्थ है कि ये प्रत्यय सब में तुलना करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। जैसे तर प्रत्यय दो में तुलना के लिए प्रयुक्त हुआ तो इष्ट तम और तरीन जो प्रत्यय हैं वो सब में तुलना करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। जैसे एक मिनट, राम सबसे अच्छा खिलाड़ी है। तो यहां अच्छा जो विशेषण है इसे पहले क्या मिला आपको, सबसे शब्द लगाया। राम सबसे अच्छा खिलाड़ी है इसका मतलब राम की तुलना है वो सभी में की गई है और राम श्रेष्ठ रहा है। तो आपको सबसे यानी विशेषण से पूर्व ये शब्द मिल गया। या यूं कहो कि कविता श्रेष्ठ अध्यापिका है। अब यहां श्रेष्ठ शब्द लगा है, कविता श्रेष्ठ अध्यापिका है तो इसका मतलब कविता किस सब में तुलना की है तो कविता के श्रेष्ठ निकली है। तो यहाँ
इष्ट प्रत्यय का प्रयोग है। श्रेष्ठ में क्या है? इष्ट प्रत्यय है। या यूं कहो कि राम वरिष्ठतम लिपिक है। अब यहां पर तम प्रत्यय, यहां पर इष्ट प्रत्यय आ गया, तो तम प्रत्यय और इष्ट प्रत्यय तो आपको पता है उत्तमावस्था में आते हैं और सबकी तुलना में आते हैं। कि सबकी तुलना की गई है, उसमें राम वरिष्ठतम रहा, लिपिक है। सबकी तुलना, अध्यापिकाओं की तुलना की गई है, श्रेष्ठ कौन है? कविता है। सब खिलाड़ियों की तुलना की गई है, तो उसमें अच्छा खिलाड़ी कौन सा है? सबसे अच्छा राम है। इसी तरीके से जैसे भगवान राम बलिष्ठतम पहलवान है, तो यहां पर बलिष्ठतम शब्द है जो प्रयुक्त है, तो तम है, तो इसका मतलब विशेषणी कौन सी अवस्था है? जैसे सचिन बेहतरीन खिलाड़ी है, तो यहां क्या है? तीन प्रत्यय, यहां पर तम प्रत्यय, तम प्रत्यय, इष्ट प्रत्यय, और यहां पर क्या मिल गया आपको? सब से शब्द मिल गया। तो ये है विशेषण की उत्तम अवस्था, जो सब में तुलना करके एक को श्रेष्ठ सिद्ध करती है गुण और दोष के आधार पर। जैसे सीता सबसे मधुर गाना गाती है, तो यहां मधुर विशेषण है, और विशेषण से पहले क्या आ गया? सबसे आ गया। प्रेमचंद कई श्रेष्ठ लिख दो, या श्रेष्ठतम लेखक है, तो यहां तम प्रत्यय आ गया, और अंत में तम प्रत्यय। अगर अंत में यहां पर तर प्रत्यय होता तो दूसरी अवस्था, और तम प्रत्यय आ गया तो तीसरी अवस्था आ गई है। श्रेष्ठ होता अकेला, इस प्रकार से। महादेवी वर्मा श्रेष्ठ लेखिका है, तो यहां श्रेष्ठ आ गया, इष्ट आ गया, इष्ट प्रत्यय आ गया, और यहां पर तम प्रत्यय आ गया, यहां सबसे आ गया। तो यह है विशेषण की तीसरी अवस्था, इसे कहते हैं उत्तम अवस्था, जिसमें आपको विशेषण से पूर्व सबसे शब्द मिलेगा, या विशेषण के बाद आपको तम, त्रीन और इष्ट प्रत्यय मिलेगी। इसके बाद अगर हम बात करें कि विशेषण शब्द किससे बन सकते हैं, ये एक टॉपिक है हमारा। विशेषण शब्द निम्न लिखित शब्दों से बनते हैं। यानी विशेषण, जैसे हमने सर्वनाम शब्द देखे थे, तो विशेषण कैसे बन सकते हैं? हमने भाववाचक संज्ञा शब्द देखे थे, भाववाचक संज्ञा शब्द किस किस से बन सकते हैं? सर्वनाम से बन सकता है, विशेषण से भाववाचक बन सकता है, जातिवाचक से भाववाचक बन सकता है, क्रिया से भाववाचक बन सकता है। तो उस प्रकार से विशेषण शब्द है वो किस से बन सकता है? तो एक तो है इसमें कि संज्ञा शब्द से विशेषण बन सकता है। दूसरा इसमें है कि सर्वनाम से विशेषण बन सकता है। तीसरा इसमें यह है कि
क्रिया से विशेषण बन सकता है। और चौथा है अव्यय, यानी अविकारी, अविकारी से भी विशेषण बन सकता है। इनमें प्रत्यय लगाने से, संज्ञा में आप प्रत्यय लगाओगे तो विशेषण बन सकता है, सर्वनाम से भी विशेषण बन सकता है, क्रिया से भी विशेषण बन सकता है, और अव्यय अविकारी से भी विशेषण बन सकता है। जैसे संज्ञा से देख लें, तो संज्ञा से विशेषण देखो, जैसे मान लेते हैं कोई भी संज्ञा शब्द है और उसमें आप प्रत्यय लगाओ। जैसे भारत एक संज्ञा है और इसमें मैं ये प्रत्यय लगा देता हूं, तो भारतीय, ये विशेषण बन गया। धर्म एक संज्ञा है और मैंने इसमें एक प्रत्यय लगा दिया, तो क्या बन गया? धार्मिक, तो विशेषण बन गया। ठंड एक भाववाचक संज्ञा है और इसमें मैंने आ प्रत्यय लगा दिया, ठंडा, तो ये क्या बन गया? विशेषण बन गया। बूढ़ा, नहीं नहीं, ये नहीं होगा। जैसे नहीं, दर्द भी नहीं होगा। जैसे प्रथम शब्द है और इसमें मैं एक प्रत्यय लगाता हूं, तो शब्द क्या बन गया? प्राथमिक, प्राथमिक शब्द विशेषण है। जैसे लालच, लालच भाववाचक संज्ञा है और मैं इसमें ई जोड़ देता हूं प्रत्यय, तो क्या बन गया? लालची, तो विशेषण है। जैसे भारतीय लोग, धार्मिक लोग, ठंडा पानी, प्राथमिक विद्यालय, लालची लोग, तो ये सारे के सारे विशेषण की तरह व्यवहार करेंगे। इसी तरीके से आप सर्वनाम से भी बना सकते हो। जैसे सर्वनाम से भी बन सकता है, हजारों की संख्या में बन सकते हैं संज्ञा से। तो जैसे दो का जैसा, दो का जैसा, जैसे सो का वैसा, जैसे मुझ का मुझ सा, जैसे तुझ का तुझ सा। ये इस प्रकार से आप विशेषण से भी, सर्वनाम से भी बना सकते हो विशेषण। जैसा देश वैसा भेष, अब इस प्रकार से आ गया कि जैसा देश, तो यहां जैसा क्या है? विशेषण है। तुम सा मुखड़ा, तुम सा मुख, तो तुम सा क्या हो गया? तुम सा मुखड़ा, तो तुम सा विशेषण हो गया। क्रिया से भी बन सकता है। क्रिया से, जैसे कमाना है और इसमें आऊ लगा दो, तो क्या बन गया? कमाऊ, कमाऊ, पुत्र, पुत्र कैसा है? कमाऊ है, तो कमाऊ क्या हो गया? विशेषण हो गया। और भी इस प्रकार के बहुत सारे शब्द आपको मिल जाएंगे क्रिया से। मेरे कहने का मतलब है, आप क्रिया से क्या है कि विशेषण बना सकते हो। और जो 4 नंबर जो बात है कि अव्यय, जो अविकारी जो शब्द है, अविकारी शब्द से भी आप बना सकते हो। जैसे
नीचा, निचला, जैसे पीछा, पिछला, जैसे सतह, सतही। ये क्या है? ये अव्यय है, ये अव्यय है, और इनसे ये निचला मकान, पिछला मकान, स्थायी मकान, तो ये सारे के सारे विशेषण बने, और बने किससे? अव्यय से बने। नीचा, ऊंचा, पीछा, सतह, बाहर, भीतर, ये क्या है? जैसे भीतर, भीतर क्या है? अव्यय है, और भीतर से ई प्रत्यय लग गया, भीतरी। जैसे बाहर, ई प्रत्यय लग गया, बाहरी लोग, बाहरी मकान, भीतरी दीवार। तो ये सारे के सारे विशेषण की तरह व्यवहार कर रहे हैं। बने किससे हैं? अव्यय से बने हैं। तो हमारा जो टॉपिक था वो ये था कि विशेषण शब्द किससे बन सकते हैं? तो संज्ञा से बन सकते हैं, सर्वनाम से बन सकते हैं, क्रिया से बन सकते हैं, अव्यय और अविकारी शब्दों से भी बन सकते हैं। इसके बाद अंतिम जो बात यह है कि अंतिम जो बात है, कारक चिह्नों का प्रयोग सदैव विशेष्य के साथ होगा। ये भी आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछ लेते हैं कि कारक चिन्हों का प्रयोग है या कारक चिन्ह का प्रयोग विशेषण के साथ होगा या विशेष्य के साथ। बहुत इजी प्रश्न है, लेकिन फिर भी कई बार गलत हो जाता है कि हमेशा विशेष्य के साथ होगा। क्यों होगा? जैसे मैं ये कहूं कि काली गाय का दूध मीठा है, यहां पर काली, काली विशेषण है, लेकिन गाय क्या है? विशेष्य है। गाय क्या है? विशेष्य है। यहां का क्या है? समुद्रवाचक, समुद्र कारक का संकेत है, समुद्र कारक का संकेत है। तो कारक का प्रयोग किसके साथ हुआ? विशेष्य के साथ हुआ है, न कि विशेषण के साथ। विशेषण के साथ कारक चिन्ह नहीं लगेगा, लगेगा तो विशेष्य के साथ ही लगेगा। कोई भी आप चीज दे सकते हो, कोई भी उदाहरण देख सकते हो आप। राधा ने अच्छा खाना बनाया। यहां पर कारक चिन्ह का प्रयोग, क्योंकि भूतकालीन क्रिया हो गई है, तो विशेष्य और विशेषण के साथ कारक चिन्ह नहीं लगा है, वो एक अलग बात है भूतकालीन क्रिया के वजह से। लेकिन कई बार हम कहते हैं ना, जैसे लाल टमाटर को, लाल टमाटर को नहीं खरीदना चाहिए। एक वाक्य मैंने लिख दिया है। अब यहां पर लाल विशेषण है, टमाटर विशेष्य है, तो को किसके साथ आया है? टमाटर के साथ आया है, यानी विशेष्य के साथ आया है, विशेषण के साथ नहीं आया है, और विशेषण के साथ कभी आएगा भी नहीं। तो कारक चिह्न का प्रयोग हमेशा विशेष्य के साथ होगा। आज की हमारी इस क्लास में सबसे पहले हमने शुरुआत की कि विशेषण की अवस्था कौन कौन सी है। तो विशेषण की तीन ही अवस्था है, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। इस अवस्था में तुलना नहीं होगी। एक बात, तुलना नहीं है। इसमें तुलना होगी टू इन वन। टू इन वन का मतलब है दो में तुलना करके एक को आपको श्रेष्ठ सिद्ध कर रहा है। इस अवस्था में तुलना होगी ऑल इन वन, ऑल इन वन। इसमें टू इन वन है, इसमें ऑल इन वन है।
ये आपको ध्यान रखना है। पहली जो अवस्था है उसमें तुलना नहीं होगी, विशेषण मूल रूप में प्रयुक्त, ये है, इसमें तुलना नहीं होगी, ये बात ध्यान रखनी है। विशेषण यहाँ पर सारे सारे जो विशेषण है वो मूल रूप में आ रहा है, किसी भी वाक्य में तुलना नहीं की गई है। जैसे यहाँ पर ये दो विशेषण दे रहे, किसी में तुलना नहीं है। इसमें तुलना की गई है दो वस्तुओं में, दो प्राणियों में, यानी 2 in 1 में है। ये जो है वो क्या है, 2 in 1 है, यानी दो की तुलना करके एक को श्रेष्ठ सिद्ध करना है। यहां पर दो की तुलना, और पहचान दे रखी है आपको, विशेषण से पूर्व ये मिलेगा और विशेषण के बाद ये मिलेगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये पहचान मिले आपको, लेकिन आपको ये देखना है कि वाक्य में तुलना दो में है या नहीं है। जैसे इन वाक्यों में तो ठीक है, मिल गई पहचान, लेकिन इन वाक्यों में पहचान नहीं मिली है, लेकिन फिर भी तुलना दो में ही है। इसके बाद विशेषण की तीसरी अवस्था है ऑल इन वन। ऑल इन वन यानी सब में तुलना करके एक को श्रेष्ठ सिद्ध करना है आपको, और ये पहचान है विशेषण से पूर्व सबसे, और विशेषण के बाद आपको इष्टतम और तृण प्रत्यय मिलेंगे। ये हमने सारे के सारे उदाहरण यहाँ पर देखे हैं। फिर विशेषण किससे बन सकते हैं, संज्ञा से बन सकता है, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय या अविकारी से। इसके साथ ही हमारा जो विशेषण का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है। हम एक नए टॉपिक के साथ पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।